हाय दोस्तों, आज हम 2017 में रिलीज हुई एक साउथ कोरियन क्राइम एक्शन फिल्म मेमोयर ऑफ मर्डरर की स्टोरी सुनेंगे। ये फिल्म एक फिक्शनल नॉवल पर बेस्ड है। इस फिल्म को वॉन शिन युन ने डायरेक्ट किया है। इसे IMDb पर मिले हैं 7.1 स्टार्स और 93% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। यह फिल्म ब्योंग-सू नाम के एक सीरियल किलर की कहानी है जो डिमेंशिया और अल्जाइमर की वजह से 17 साल पहले किए गए सीरियल किलिंग्स को ऑलमोस्ट भूल चुका था और अपनी बेटी के साथ एक आम जीवन बिता रहा था। बट उसकी ज़िंदगी तब बदलने लगती है जब उसी सिटी में और एक सीरियल किलर आ जाता है और उसकी बेटी की जान लेने की कोशिश करता है। फिल्म की शुरुआत ब्योंग-सू से होती है। वो कहीं खोया हुआ एक पुलिस स्टेशन में चीफ ऑफिसर आन के साथ बैठा होता है। यहाँ दोनों की बातों से लग रहा था कि ब्योंग-सू बार बार पुलिस स्टेशन में आकर बैठ जाता है क्योंकि डिमेंशिया और अल्जाइमर की वजह से उसे मेमोरी लॉस की बीमारी थी। एक्चुअल में डिमेंशिया एक ब्रेन कंडीशन है जिसमें लॉस ऑफ मेमोरी और लॉस ऑफ जजमेंट होता है, और अल्जाइमर एक ब्रेन डिसीज है जो मेमोरी को डिस्ट्रॉय करता है और साथ ही दूसरे ब्रेन फंक्शंस को भी। ब्योंग-सू अपना नाम, पता और अपने आसपास के लोगों को भूल जाया करता था। पुलिस ऑफिसर उसका बैग चेक कर ही रहे होते हैं कि तभी यून ही अपने पिता को वहां से ले जाती है। दोनों को एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाते दिखाया जाता है। यून ही अपने पिता को एक डिक्टेटर डिवाइस देती है और वो चाहती है कि उसके पिता हमेशा अपनी यादें रिकॉर्ड करते रहे। अगर वो कुछ भूल भी जाए तो रिकॉर्ड सुनकर याद कर सके, और साथ ही एक लॉकेट भी देती है जिस पर उनका एड्रेस होता है। पहले वो मना करता है क्योंकि वो अपनी मेमोरीज को अपने लैपटॉप पर एज एन आर्टिकल या जर्नल्स की तरह लिखा करता था, बट फिर भी वो अपनी बेटी की बात मान जाता है। सीन अब उनके घर में आती है। यूनही अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही थी और टीवी पर मर्डर की न्यूज़ भी देख रही थी। ये देखकर ब्योंग-सू भागता हुआ अपनी अलमीरा खोलकर अपने वाइट शूज़ चेक करता है। ऐसा क्या चेक कर रहा था ये आपको आगे स्टोरी में पता चल जाएगा। और वो अपनी बेटी को भी बाहर जाने से रोकता है, बट वो ब्योंग-सू की बातें न मानकर वहाँ से चली जाती हैं। अब ब्योंग-सू अपने लैपटॉप पर अपने जर्नल्स लिख रहा होता है। वो अपने जर्नल्स की शुरुआत 1971 से करता है। वो लिखता है कि वो अपने घर पहुंचकर अंदर देखता है कि एक कोने में उसकी सिस्टर और मॉम बैठी थी और दूसरे कोने में उसके पिता अपने सर के नीचे ब्योंग-सू का जूता रखे लेटे हुए थे, जैसे कि शायद उनके घर में झगड़ा हुआ हो। ब्योंग-सू अपनी वाइट शू पर सॉस लगा देख अपने पिता के सर के नीचे से शू निकाल लेता है, जिससे उसके पिता जाग जाते हैं और अपने पिता को ग्रीट ना करने की वजह से उसका पिता उसे बुरी तरह से मारता है। वो एक जानवर का लुक देता हुआ ब्योंग-सू को बोलता है कि वो आज उसे अच्छे से मारेगा। ये बोलकर एक रूम में ले जाता है। ब्योंग-सू आगे लिखता है कि उस रात उसकी सिस्टर डर से घर के एक कोने में ही रोती हुई बैठी थी। रूम में जाकर उसने अपने पिता की सांस रोककर उसकी हत्या कर दी थी और वो उसी रात अपने पिता की डेड बॉडी बाहर दफना देता है। अगले दिन और उसके भी अगले दिन तक ब्योंग-सू एक कोने में बैठा रहता है, ये सोचकर कि शायद पुलिस उसे अरेस्ट करने आएगी, बट कोई नहीं आता। और उसके बाद उसके घर में शांति का माहौल हो गया था। वो आगे लिखता है कि उसे अब रियलाइज़ हो गया था कि दुनिया में ऐसे लोगों को मारना ज़रूरी होता है, और वो आगे दूसरों का भी मर्डर करने लगता है, जैसे कि एक फिश बेचने वाला जो अपने परिवार के लोगों को मारा करता था, एक अल्कोहलिक होमलेस मैन, और एक बार एक औरत को जिसने एक डायमंड रिंग के लिए अपने डॉग को मरवा दिया था, और एक लोन की वसूली करने वाले को जो एक परिवार के सुसाइड का कारण बना था। ब्योंग-सू के हिसाब से ये सभी मर्डर्स नहीं थे, बट सफाई थी। ऐसे लोगों को मारकर वो सोसाइटी को साफ कर रहा था और बैम्बू ग्रोव में दफना देता था। ब्योंग-सू एक वेट डॉक्टर हैं और वो अपने रूटीन वर्क के साथ साथ इवनिंग पोइट्री क्लास भी जाया करता है। ब्योंग-सू बैम्बू ग्रोव में लेटकर नैरेट करता है कि उसने 17 साल पहले लास्ट मर्डर एक औरत का किया था और अब उसे याद भी नहीं है कि क्यों किया था। उस औरत को बैम्बू ग्रोव में दफना कर जब वो अपनी वैन से जा रहा था, रास्ते में उसका एक्सीडेंट होता है और तभी से उसे डिमेंशिया और अल्जाइमर हुआ है। सीन अब चेंज होकर एक आदमी पर आती है जो एक औरत का गला दबाकर उसका मर्डर कर रहा था। सीन फिर से ब्योंग-सू पर आती है। वो कार ड्राइव कर रहा होता है और गलती से सामने वाली कार से उसका एक्सीडेंट होता है, जिस वजह से सामने वाली कार का ट्रंक खुल जाता है।
ब्यूंगसू अपनी कार से बाहर आकर ट्रंक में देखता है। उसे अंदर किसी की डेड बॉडी होने का आभास होता है और वो बाहर आ रहे ब्लड का सैंपल ले लेता है। तभी वो कार का ओनर आकर अंदर हिरन की डेड बॉडी है बोलकर चला जाता है और ब्यूंगसू ये इंसिडेंट अपने डिक्टेटर पर रिकॉर्ड कर लेता है। वो अपने क्लिनिक में ब्लड सैंपल को टेस्ट कर रहा होता है। टेस्ट से उसे पता चलता है कि वो हिरन का नहीं बल्कि एक इंसान का ही ब्लड है। एक ही सिटी में 2 सीरियल किलर के बारे में सोचकर वो अपनी बेटी के लिए परेशान होता है और पुलिस को उस कार की इन्फॉर्मेशन भी देता है। अगले दिन पुलिस स्टेशन में कुछ ऑफिसर्स आकर ऑफिसर मिन से उसकी कार में रखी बॉडी के बारे में पूछते हैं, जिसके जवाब में वो बोलता है कि वो एक हिरन की बॉडी थी और वहाँ सभी लोग हंसने लगते हैं। ये ऑफिसर मिन ही था जो ब्यूंगसू से टकराया था। आगे ऑफिसर मिन ब्यूंगसू को कॉल करके बोलता है कि पुलिस ने उस आदमी की कार की चेकिंग की है और वो हिरन की बॉडी थी बोलकर फ़ोन रख देता है। ब्यूंगसू अब उसी जगह पर आता है जहां वो ऑफिसर मिन की कार से टकराया था। अगर मर्डर उसने किया होता तो बॉडी कहां डालता, ये सोचकर वो पास के रिजर्वर की तरफ जाता है और वहां बॉडी देखकर पुलिस को बुला लेता है। अगले दिन ऑफिसर मिन ब्यूंगसू की बंद वेट क्लिनिक के सामने होता है और वहां से गुजर रही यूनही उसे बोलती है कि उसके पिता की हेल्थ ठीक ना होने की वजह से आज क्लिनिक बंद है। सीन अब चेंज होकर यूनही पर आती है। वो रात के टाइम अपने घर जा रही थी, तभी ऑफिसर मिन उसे लिफ्ट ऑफर करता है। कुछ देर बाद ब्यूंगसू एक लड़की को आती देख उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, बट तभी वो रियलाइज करता है कि वो उसी की बेटी यूनही है। अंदर जाकर ब्यूंगसू सोचता है कि उसकी मेमोरीज अब और ज़्यादा खराब हो रही हैं। क्या ऑफिसर मिन की कार से हुए टक्कर सिर्फ एक इमेजिनेशन था? हो सकता है कि वो मर्डर भी उसी ने किया हो। ब्यूंगसू अपनी बेटी को बोलता है कि अब उसे और प्रॉब्लम्स हो रही हैं, शायद उसे किसी हॉस्पिटल या ओल्ड एज होम में चले जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में ब्यूंगसू अपनी सिस्टर से मिलने जाता है जो कि एक नन होती हैं, और उसके बाद अपनी पोइट्री क्लास। जब वो पोइट्री क्लास से बाहर आता है, उसके पीछे उसकी एक क्लासमेट जो बाहर आकर ज़बरदस्ती उसी कार में बैठ जाती है। ड्राइव करते वक्त ब्यूंगसू को रास्ते में यूनही और ऑफिसर मिन दिखते हैं। वो कार से बाहर आकर यूनही को उसके साथ चलने बोलता है। ऑफिसर मिन उसे अपने बारे में बोलता है। उसका नाम सुनकर ब्यूंगसू को जाना पहचाना लग रहा था, बट उसे याद नहीं आ रहा था। जो यहाँ भी उसे ज़बरदस्ती कार में ले जाती हैं और दोनों को बाय बोलकर चले जाते हैं। ब्यूंगसू जो को बीच रास्ते में उतार देता है और अपने घर चला जाता है। इसी बीच ऑफिसर मिन और यूनही को बात करते दिखाया जाता है। मिन बोलता है कि वो उसके डैड से पहले भी एक छोटे से एक्सीडेंट के दौरान मिल चुके हैं, शायद वो भूल गए हैं। वो जानने की कोशिश करता है कि एक्सीडेंट के वक्त ब्यूंगसू उस जंक्शन पर क्या कर रहा था। यूनही बोलती है कि वहाँ उसके पिता की बैम्बू ग्रोव है, वहाँ उसने बैम्बूज उगा रखे हैं। सीन अब चेंज होकर ब्यूंगसू और चीफ ऑफिसर आन पर आती हैं। दोनों साथ खाना खाते हैं और ऑफिसर आन जाते जाते उसे उस कार के नंबर के बारे में बोलता है कि वो ऑफिसर मिन की कार है जिसकी कंप्लेंट ब्यूंगसू ने करी थी। ये बोलकर चला जाता है। कुछ ही देर में ब्यूंगसू को अपने डिक्टेटर से रिकॉर्डिंग सुनते दिखाया जाता है। वो ऑफिसर मिन के बारे में सुनता है। उसे अब याद आने लगता है कि उसकी कार से एक्सीडेंट हुआ था। उसने कार से मिले ब्लड सैंपल का टेस्ट किया था और उसी ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी। अब उसे यकीन होता है कि ऑफिसर मिन ने ही रिसेंटली हुए 2 मर्डर्स किए हैं और अब उसकी बेटी की जान खतरे में है। अब वो यूनही को फ़ोन करके सिनेमा हॉल पहुंचता है जहां यूनही ऑफिसर मिन के साथ फिल्म देख रही होती है, और तभी ब्यूंगसू सब भूल जाता है और वो वहीं एक अनजान औरत के पास बैठकर पॉपकॉर्न खाता हुआ फिल्म देखने लगता है। यूनही के फ़ोन करने पर वो वापस से घर पहुंचता है और वो अंदर जाकर यूनही को ऑफिसर मिन के बारे में बोलता है कि वो एक मर्डरर है, जिस पर यूनही बोलती है कि मिन उसके पिता को मर्डरर मानता है क्योंकि जिस रिजर्वायर के पास मर्डर हुआ था उसके पास में ही बैम्बू ग्रोव है। जिस दिन उसका मिन से एक्सीडेंट हुआ था वो वहीं था और ब्यूंगसू के जूते पर भी मिट्टी लगी थी। कुछ देर बाद ब्यूंगसू अपने लैपटॉप के सामने बैठकर फिर से जर्नल्स लिखने लगता है। ऑफिसर मिन ने उसे पहचान लिया है जैसे उसने मिन को पहचाना है। अब वो यूनही को एक चारे की तरह मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। ब्यूंगसू ब्लड सैंपल को चीफ ऑफिसर को देता है
विक्टिम के ब्लड सैंपल से मैच करने के लिए। और अगले सीन में ब्यूनसू यूनही को ऑफिसर मिन से दूर करके अपनी कार में बिठाता है और मिन को बोलता है कि उसने मिन को पहचान लिया है, उसी ने मर्डर्स किए हैं, चाहे वो किसी को भी मारे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ यूनही से दूर रहे। और वो कार में आकर यूनही को 1 हफ्ते के लिए मिन से दूर रहने के लिए बोलता है। उसके बाद चाहे शादी करो, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चीफ ऑफिसर ने 1 हफ्ते का टाइम मांगा था ब्लड सैंपल टेस्ट करने के लिए। घर जाकर ब्यूनसू यूनही को उसके कमरे में बंद कर देता है और वो ऑफिसर मिन पर नज़र रखनी शुरू कर देता है। कुछ टाइम बाद ऑफिसर मिन को ब्यूनसू के घर दिखाया जाता है। ब्यूनसू उससे अपनी बेटी की शादी की बात कर रहा होता है। ऑफिसर मिन के जाने के बाद ब्यूनसू अपनी बेटी के गर्दन पर फिंगर मार्क्स देखकर नाराज होता है। बोलता है कि उसने 1 हफ्ते तक मिन से दूर रहने बोला था और उसने मिन को घर बुला लिया। यूनही बोलती है कि 1 हफ्ता गुजर चुका है और मिन को ब्यूनसू ने ही बुलाया था और गर्दन पर मार्क्स भी ब्यूनसू ने ही दिए हैं। चीफ ऑफिसर आन भी ब्लड सैंपल वापस ब्यूनसू को ला कर देता है। बोलता है कि लैब टेस्टिंग के बाद पता चला है कि वो एक जानवर का ब्लड है। ब्यूनसू को अब यूनही की बातें याद आने लगती हैं। वो सोचता है कि क्या सच में ये सिर्फ मेरे दिमाग का हेल्यूसिनेशंस हैं? क्या मैंने ही मर्डर्स किए हैं और मैं भूल चुका? उसे फिर से अपने लैपटॉप के सामने लिखते हुए दिखाया जाता है। उसकी यादें मिट रही हैं, बट उसके हाथों को मारने की आदत है। शायद उसकी बेटी को उससे खतरा हो सकता है। उसे अपनी बेटी को अपनी यादों से चिपकाए रखना होगा। सीन अब ब्यूनसू पर आती है। वो नींद से जागकर अपने आप को बंधा पाता है और सामने ऑफिसर मिन ब्यूनसू के जर्नल्स को चेंज कर रहा होता है। मिन बोलता है कि तुम उसे मारते हो जो जीना डिजर्व नहीं करते और मैं उसे जिसे मैं मारना चाहता हूँ। और बोलता है कि अगर वो मिन के मर्डर्स का गुनाह अपने सर ले ले, वो यूनही को छोड़ देगा और ब्यूनसू को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। ब्यूनसू जब जागता है वहाँ वापस से पहले की तरह हो चुका था। वो उठकर अपनी बेटी को नींद से जगाता है और उसके बैग्स पैक करके उसे अपनी सिस्टर के साथ कुछ दिनों के लिए भेज देता है। अब ब्यूनसू के पास एक ही काम था, वो कि ऑफिसर मिन को मारना, इससे पहले कि वो कुछ भूल जाए। और वो मिन पर नज़र रखनी शुरू करता है। वो मिन को एक घर में जाते हुए देखकर वो उस घर में घुस जाता है। अंदर फ्रिज से उसे एक कैम रिकॉर्डर मिलता है जिसमें जो की रिकॉर्डेड वीडियो होती है। वो इस वीडियो को चीफ ऑफिसर आन को दिखाता है और बोलता है कि मिन की कार में उसने एक इंसान की ही डेड बॉडी देखी थी। उसी ने उसके घर से शायद ब्लड सैंपल को बदला होगा। मिन ही सीरियल किलर है। कुछ देर में मिन भी वहाँ पहुँचता है। अब ऑफिसर आन और मिन दोनों मिलके ब्यूनसू से पूछते हैं कि क्या वो जो से मिला था? उसके कॉल रिकॉर्ड से जो का नंबर मिला है। तभी ब्यूनसू को याद आता है कि जिस रात मिन उसके घर आकर उसके जर्नल्स को चेंज कर रहा था, उसी ने ब्यूनसू के फ़ोन से जो को कॉल लगाया था। और मिन बोलता है कि कैम रिकॉर्डर पर भी सिर्फ ब्यूनसू के ही उंगली के निशान मिले हैं। अब मिन उससे यूनही के बारे में पूछता है। ब्यूनसू हंसता हुआ बोलता है कि मिन ही ने जो को किडनैप किया है और उसी ने उसे मारा है। ऑफिसर आन भी ब्यूनसू को यूनही का पता बताने बोलता है और वो खुद यूनही को प्रोटेक्शन देगा। ब्यूनसू बोलता है कि उसकी बेटी उसकी आंट मारिया के कॉन्वेंट में है, जिस पर मिन बोलता है कि यूनही की कोई आंट नहीं है और ये बात खुद यूनही ने ही मिन को बताई थी। और ब्यूनसू कई बार अपनी मरी हुई सिस्टर को इमेजिन करता है और बोलता है कि अगर ये झूठ है तो वो अपनी सिस्टर को कॉल करे। ब्यूनसू अपनी कार में बैठकर अपनी सिस्टर का नंबर देखता है, बट उसके फ़ोन में नंबर नहीं होता। तभी वो अपनी कार स्टार्ट करके वहाँ से चला जाता है और ब्यूनसू को जाते देख मिन स्माइल करता है। ब्यूनसू मरिया के कॉन्वेंट पहुँचता है। यहाँ सब कुछ खंडर जैसा था। वो परेशान होता हुआ सोचता है कि बचपन में उसकी सिस्टर मरिया ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। अब ऑफिसर आन और मिन को बैम्बू ग्रोव में दिखाया जाता है। दोनों बात कर रहे होते हैं कि ब्यूनसू ने ही जो और यूनही को मारा होगा और शायद ब्यूनसू को अरेस्ट कर लेना चाहिए। अगर सबूत मिले भी तो भी उसे डिमेंशिया की वजह से अरेस्ट नहीं कर सकते। और साथ ही स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन भी पास हो चुका था। स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन यानी एक सिविल लॉ सिस्टम जिसमें एक टाइम पीरियड के अंदर ही प्रोसीडिंग करनी होती है। सीन अब फिर से ब्यूनसू पर आती हैं।
उसे अब सब याद आ रहा होता है, उसकी सिस्टर की सुसाइड और उसका 17 साल पहले किया हुआ लास्ट मर्डर उसने अपनी वाइफ का किया था, क्योंकि उसका किसी और के साथ अफेयर था और यूनही ब्युंसू की बायोलॉजिकल बेटी नहीं थी। जब वो उसे मारकर घर लौट रहा था, उसकी वैन का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उसे डिमेंशिया और अल्जाइमर हुआ और वो सब भूलने लगता है। ब्युंसू अपने घर में बैठे बैठे सोचता है कि उसकी यादें मिटती गई, बट उसकी मारने की आदतें ऐसे ही उसके अंदर रही। रिसेंटली जो मर्डर्स हुए हैं वो भी शायद उसी ने किए थे। उसी ने जो को मारा और शायद उसे भी, जिसे वो यूनही बुलाता है। वो अपने डिक्टेटर पर वॉइस रिकॉर्डिंग सुनता हुआ इंजेक्शन निकालकर अपने आप को इंजेक्ट करने लगता है। तभी उसे डिक्टेटर से ब्युंसू और मिन की बातें सुनाई देती हैं, जिसमें मिन बोल रहा था कि ब्युंसू मिन के मर्डर्स को अपने सर ले ले। तभी उसे याद आने लगता है कि उसने यूनही को टैक्सी समझकर मिन के साथ ही भेज दिया था। सीन अब बैम्बू ग्रोव पर आती है। वहाँ पुलिस ऑफिसर्स छानबीन कर रहे होते हैं, जहाँ से उन्हें कुछ डेड बॉडीज मिलती हैं। तभी ऑफिसर आन को ब्युंसू का कॉल आता है। वो उसे मिन की रिकॉर्डेड वॉइस सुनाता है। अब चीफ ऑफिसर आन को भी यकीन हो जाता है कि मिन ही सीरियल किलर है और वो मिन का पीछा करता हुआ एक घर में जाता है, जहाँ पहले से ही यूनही होती है। मिन यूनही को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उसके पिता ने ही मर्डर्स किए हैं और पुलिस उसके पीछे है। चीफ ऑफिसर आन ब्युंसू को यूनही और मिन वहाँ होने की इन्फॉर्मेशन देता है। तभी पीछे से मिन आकर चीफ ऑफिसर आन का गला दबाकर मार देता है। ये सब पीछे से यूनही देख लेती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, बट वो उसे मारता हुआ घायल करके बांध देता है। मिन बोलता है कि वो सिर्फ औरतों का ही मर्डर करता है, क्योंकि जब वो छोटा था अपने पिता के अत्याचारों से तंग आकर उसने उसे चाकू मार दिया था और उसकी मॉम ने उसका साथ देने के बजाय आयरन लेकर उसके सर पर मारा था। कुछ ही देर बाद वहाँ ब्युंसू पहुँचता है, बट जैसे ही वो अंदर आता है वो फिर से सब कुछ भूल चुका था और वो मिन से माफ़ी मांगने लगता है। बोलता है कि वो गलती से उसे घर में आ गया है, अब उसे जाना चाहिए। मिन पीछे से ब्युंसू का गला दबाकर मारने की कोशिश करता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और ब्युंसू मिन का गला दबाकर मार देता है। इन सब से यूनही भी बहुत डर जाती है और वो अपने पिता को पूछती है कि क्या वो सच में सीरियल किलर था, क्या उसी ने उसकी मॉम की हत्या की है। ब्युंसू बोलता है कि पहले वो सीरियल किलर ही था, वो सिर्फ उन लोगों को मारता था जो मरना डिजर्व करते थे। हम दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं हैं। वो ये भी बोलता है कि तुम एक मर्डरर की बेटी नहीं हो और उसे रोने से मना करता है। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आती है और ब्युंसू को अरेस्ट करके ले जाती है। सीन अब चेंज होकर हॉस्पिटल में आती है, जहाँ ब्युंसू बेड पर होता है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर ब्युंसू के जर्नल्स हाथ में लेकर उससे क्वेश्चंस कर रहा होता है। वो उससे पूछता है कि उसने ऑफिसर मिन को क्यों मारा। सीन अब यूनही पर आती है। एक लेडी पुलिस ऑफिसर उसे ब्युंसू का सामान देती है। वो अपने पिता का डिक्टेटर सुन रही होती है, जिसमें ब्युंसू बोल रहा था कि वो सीरियल किलर है और अभी मिन को मारना होगा, वो भी एक सीरियल किलर है। इससे पहले वो यूनही को कुछ करे, उसे जल्द ही मिन को मारना होगा। अब ब्युंसू को एक काइंड ऑफ हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जो कि एक जेल ही होता है, जहाँ यूनही उसे मिलने आती हैं और उसके लिए उसके फेवरेट वाइट शूज़ भी लाती हैं, बट वो यूनही को अपनी सिस्टर मारिया समझता है। आगे ब्युंसू को अपने बैग से इंजेक्शन लेकर अपनी गर्दन में लगाते हुए दिखाया जाता है और वो बोल रहा होता है कि इससे पहले कि वो भूल जाए कि वो कौन है, उसे ये सब खत्म करना होगा। सीन अब ब्युंसू पर एक टनल के पास आती है, जहाँ वो अपनी लॉकेट देखता है जो यूनही ने उसे दी थी और उस पर मिन की फ़ोटो होती है। तभी वो बोलता है कि अपनी याददाश्त पर भरोसा मत करो, मिन अभी जिंदा है, और मूवी यहीं एंड हो जाती है। एक्चुअल में फिल्म का स्टार्टिंग सीन भी यही होता है। वैसे ये एक अनएंडिंग स्टोरी थी और लास्ट सीन ने थोड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जैसे कि ब्युंसू जेल से बाहर कैसे निकला और वो मिन को क्यों ढूंढ रहा था। क्या सच में मिन जिंदा था या ये बस उसका हेलुसिनेशंस हैं? खैर, अगर आप में से किसी के पास कुछ जवाब हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही। सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा,
ताकि जब भी हम अपनी अगली वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। लाइक और शेयर भी करें। मैं फिर मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।